हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरजीत कौर एएम के क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पार्ट 4 टाइम मशीन की एक यात्रा पढ़ेंगे। इस पार्ट में एक यंत्र के बारे में बताया गया है जिसे लेखक के एक मित्र ने बनाया है, जिसे बनाने में उसने अपने 20 साल लगा दिए और इस यंत्र के प्रयोग करने से उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह दूसरे लोक में भी पहुंच गया और कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बड़ी ही मुश्किल से वह अपनी जान बचा पाया और वापस अपने लोक में आया। इस यंत्र का नाम काल यंत्र दिया गया। लेखक बताते हैं कि जो उनके मित्र थे, उनका दावा था कि जो यंत्र है यह हमें भूत, भविष्य, वर्तमान सबके बारे में बता सकता है, सभी जगह हमें ले जा सकता है। इस कारण उन्होंने अपने वैज्ञानिक मित्र का नाम काल यात्री रख दिया। उन्होंने बताया कि जो यंत्र था एक कुर्सी के जैसा था। इसके हत्थे हैं, इसमें अन्य सहायक यंत्र हैं और उपकरणों के साथ हैंडल भी लगे हुए हैं। एक हैंडल घुमाने पर भूतकाल की सैर की जा सकती है तो दूसरे भविष्य में ले जाता है। और कुछ दिन बाद काल रात्रि ने सारे अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया और जब सारे दोस्त वहां पर पहुंचे तो वहां पर उनका जो काल यात्री दोस्त था वो नहीं था। उन्हें वहां पर एक पत्र मिला जिस पर लिखा था कि यदि मैं 7 बजे तक न आ पाऊँ तो आप लोग भोजन आरंभ कर देना। अभी 7 नहीं बजे थे। हम सब उसकी प्रतीक्षा करने लगे, मतलब सारे मित्र उसकी वहाँ पर प्रतीक्षा करने लगे और उन्होंने देखा कि अचानक वो बदहवास हालत में प्रकट हुआ। मतलब बिखरे हुए बाल थे, घबराया हुआ था। सबने पूछा क्या हुआ, तुम कहाँ से आए हो? तो उसने बताया कि मैंने देखा कि मेरा जो यंत्र है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो मैंने उसका परीक्षण किया और मैं कुर्सी नुमा यंत्र पर बैठ गया और भविष्य की सैर कर जाने लगा। जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया तो दिन रात पल भर में परिवर्तित हो रहे थे। मैं 20वीं सदी में पहुंच गया, 21वीं सदी में पहुंच गया, 22वीं सदी में पहुंच गया। मेरी यात्रा का कोई अंत ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने हैंडल को वापस से खींच लिया और अगले ही पल ऐसा हुआ जैसे बहुत सारी बिजलियां एकदम से कड़कड़ा उठी हो। उसकी आंखें बंद हो गई, उसका शरीर जो था वो सुन्न हो गया और जब उसने देखा तो उसके सामने एक विशालकाय मूर्ति थी जिसके ओर पंख लगे हुए थे, जैसा कि जो मिस्र के पिरामिड होते हैं उसकी मूर्तियां होती है। फिर लेखक के मित्र ने बताया कि वह गहरी सोच में पड़ गया। फिर उसके कानों में अचानक घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा तो उसने कुछ लोग उसे हाथ हिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। वे सब बहुत ही छोटे छोटे आकृति के थे। फिर किसी ने उससे पूछा कि क्या तुम सूर्य से आए हो? तो उसे हंसी आ गई और उसने कहा कुछ नहीं कहा। वो कुछ बोल पाता उसके पहले ही उसके गले में फूलों की माला डाल दी। वह बहुत देर तक उन लोगों के साथ रहा, हंसता रहा, कूदता रहा, खेलता रहा और सारे जो लोग थे उसको बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे क्योंकि वे बहुत ही छोटे थे और ये बहुत ही विशालकाय मानव दिखाई दे रहा था। अब जब शाम होने लगी तो वह वहां से निकलकर आया और दूसरी ओर नदी थी। वो उस नदी की ओर बढ़ने लगा तो बिल्कुल प्राचीन खंडर नजर आ रहा था। उसमें कुआं भी था जिसके ऊपर छत थी। अचानक उसकी दृष्टि पंख पर पड़ी और अगले ही पल उसके रोंगटे खड़े हो गए। अब उसके लेखक के मित्र के रोंगटे क्यों खड़े हुए? क्योंकि उसने अपना जो काल यंत्र था वहां मूर्ति के पास रख दिया था और वो अब गायब हो गया था। अब उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपना काल यंत्र कैसे लूं। जब तक उसे काल यंत्र नहीं मिलेगा वो वापस अपनी दुनिया में नहीं लौट सकता। वो इधर उधर देख रहा था, गहरे सोच में था, लेकिन उसे कहीं पर भी काल यंत्र नहीं दिखाई दे रहा है। फिर जैसे तैसे उसकी रात वहीं बीती। सूरज के निकलते ही वो वापस दौड़कर पंख वाली मूर्ति के पास पहुंचा। उसने देखा जिस जगह पर उसने काल यंत्र रखा था वह जमीन पर लकीर बनी हुई थी।
तब ऐसा लगा कि कुछ लोगों ने जोर लगाकर उस काल यंत्र को घसीट लिया। उस काल यंत्र को उन्होंने क्या करा है, घसीटा है और उठाकर उसको लेकर गए हैं। वह समझ गया कि यह जो मेरा यंत्र है वो यहीं कहीं है, अंदर ये लोग उसे लेकर गए हैं। फिर उसने आसपास निरीक्षण किया तो उसने देखा कि मैदान में जगह जगह कुएं हैं और हर कुएं के ऊपर छायादार टीन की छत है। अब उसने एक बात देखी कि ये लोग कुएं के पास, जो ऊपर वाले लोग थे वो कुएं के पास जाने से डर रहे थे क्योंकि उनको अंधकार से डर लगता था। अब वो रहस्य समझ गया कि जो ऊपर लोग रह रहे हैं उन्हें अंधेरे से डर लगता है और जो नीचे लोग रह रहे हैं उन्हें उजाले से डर लगता है। क्योंकि जब लेखक के मित्र ने एक बार टॉर्च जलाई थी तो वहाँ पर जो लोग थे नीचे कुएं में वो सारे डर के मारे इधर उधर भागने लगे थे। फिर उसने देखा कि हो सकता है, उसने सोचा कि हो सकता है कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक उनका जो प्रकाश में धरती पर रहते हैं और दूसरा उनका जो धरती के नीचे अंधकार में रहते हैं। उसने यह बात एक युवती से इशारे में पूछी जिसका नाम वीणा था। उसने उसका परिचय हो गया था। उसने इशारे से बताया कि तो उसने यह समझ में आया उसे कि जो धरती के नीचे वाले लोग हैं उसका नाम गुप्त लोक है। अब उसे विश्वास हो गया था कि जो उसका काल यंत्र है इसी गुप्त लोक के लोगों ने छुपाया है। अब मुझे कुएं के अंदर उतरना होगा तभी मैं वह ले पाऊंगी। वह वापस से कुएं के पास गया, लेकिन जब वो कुएं के पास जा रहा था तो जो वीणा थी वो बहुत डर रही थी। फिर वो जैसे तैसे उस कुएं के नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि जो बहुत सारे लोग हैं वो इसका पीछा कर रहे हैं। वो उसके पीछे टूट पड़े। वह डर गया, लेकिन उसने अपनी टॉर्च का प्रकाश जैसे ही उन पर खोला वे लोग इधर तितर बितर हो गए और जैसे ही टॉर्च उसने बंद की लोग फिर उसकी ओर आने लगे। और जब वो बाहर निकल कर आया तो वहां पर छोटे छोटे लोगों की भीड़ लगी हुई थी। उनमें वीणा भी खड़ी थी। उसको देखते ही वह खुशी से चिल्लाने लगी कि अरे यह वापस ऊपर आ गए हैं। अब चूंकि नीचे वाले लोगों ने उनके ऊपर बहुत हमला किया था तो वह बेहोश हो गए थे। थोड़ी देर बाद उन्हें होश आया। उनके प्रकार की दुश्चिंताओं ने उनको घेर लिया था कि जो उसका काल यंत्र है वो तो क्या है, गुप्त लोक में ही है। अब मैं उसे कैसे लेकर आऊँगा, उसका पता लगाना बहुत जरूरी था। तब वे लोग इधर उधर घूमते रहे, मतलब वो उसी लोक में इधर उधर घूम रहा था कि उसे एक नीली इमारत दिखाई दी। वह फिर पंख वाली मूर्ति की ओर लौट पड़ा। फिर उसने उस इमारत के बारे में पूछा तो उसकी ओर चला गया। वीणा ने बताया कि वह एक पुरातत्व संग्रहालय है और वहाँ पर बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें रखी हुई है। और लेखक के मित्र को कुछ चीज़ें तो अपने ज़माने की लगी कि उसको वहाँ पर एक माचिस की डिब्बी मिली, कपूर मिला और उसे कहीं से एक लोहे की छड़ भी मिल गई। अब लेखक के मित्र को समझ में आ गया कि मैं इन लोगों के साथ सामना कर सकता हूँ। वह उनके साथ संघर्ष के लिए पूरी तरह से तैयार हो गया था। उसने एक स्थान पर लोहे की छड़ ली और उसे लेकर वह चला गया क्योंकि अब उसकी शक्ति दोगुनी हो गई थी। वीणा को उसकी सारी गतिविधियां ध्यान से देख रही थी, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। जब शाम हुई, अंधेरा बढ़ने लगा तो वीणा भी उसके साथ गई। वह उसे ढांढस बंधा रहा था कि वह जल्दी ही पंख वाली मूर्ति के पास पहुँचे और मैं अपना काल यंत्र वापस से लेकर आऊं। रात को काल रात्रि ने घास इकट्ठी करी, मशाल बनाई, फिर उसने जो सूखी घास थी उसमें आग लगा दी। आग देखकर जो वीणा थी वो प्रसन्नता से ताली बजाने लगी थी। सहसा अंधकार में गुप्त लोक के लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें देखकर वीणा मारे भय से बेहोश हो गई। अब जब वो बेहोश हो गई तो काल रात्रि ने उसे अपने कंधे पर उठाया और वह आगे लोहे का डंडा घुमाते हुए आगे बढ़ रहा था। फिर अवसर पाकर उसने माचिस की तीली भी जला दी।
उसको देखते ही जो गुप्त लोक के लोग थे वो भाग खड़े हुए, लेकिन जैसे ही तीली बुझी तो फिर उसके ऊपर टूट पड़े। कोई तो उससे लिपट गए, बाल खींचने लगे, मतलब वो पूरी तरीके से बहुत डर गया। अचानक वे लोग सब चीखते हुए भाग खड़े हुए। काल यात्री जो था वो चौंका। अगले ही पल उसको सारी बात समझ में आ गई। दरअसल जंगल में आग लग गई थी और उसके प्रकाश से वे लोग डरकर भाग रहे थे, क्योंकि जो गुप्त लोग में लोग रहते थे वो प्रकाश से डरते थे। किसी तरह उन्होंने रात वहाँ बिताई। इस भागदौड़ में जो वीणा थी वह उससे बिछड़ गई थी। उसे खोजने की उसने बहुत कोशिश की, पर वह उसे नहीं मिली। चारों ओर गुप्त लोक के लोगों की लाश ही लाश बिछी हुई थी। वीणा का कहीं पता भी नहीं लग रहा था। हार कर वह पंख वाली मूर्ति के पास आ गया। आते ही उसे चौंकना पड़ा। चबूतरे में एक द्वार निकल आया था। सामने ही उसका काल यंत्र उसे नजर आ गया। वह तुरंत काल यंत्र की ओर दौड़ा, उसका निरीक्षण करने लगा। एकाएक जोर की आवाज हुई और चबूतरे का जो दरवाजा था वो बंद हो गया था। गुप्त लोक के लोग बहुत चतुर थे। उन्होंने उसे अपने जाल में फंसा लिया था। वे उसके ऊपर वापस फिर से टूट पड़े। वो जैसे तैसे काल यंत्र पर बैठने में सफल हो गया और वो समझ गए थे कि काल यंत्र पर बैठा भी यहाँ से भाग जाएगा। वे कोशिश करने लगे कि वह काल यंत्र का हैंडल न खींच पाए, लेकिन अब काल रात्रि के पास में बिल्कुल जीवन मरण का प्रश्न था। उसने पूरी शक्ति लगाकर हैंडल को घुमा दिया तो वे लोग पीछे हट गए। फिर वही हुआ, घड़ी की सुइयां अब पीछे की ओर घूमने लगी। बस आज की तिथि आते ही काल यंत्र को बंद कर दिया। तो बच्चों, देखा आपने यहाँ पर लेखक ने क्या काल यंत्र बनाया। उससे वह दूसरे युग में, आगे के समय में, पीछे के समय में चला गया था, जिससे उसको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। वैज्ञानिक आविष्कार करते हैं, लेकिन हमें ऐसे आविष्कार करना चाहिए जिससे किसी को भी, मानव जाति को नुकसान ना हो। काल यंत्र बंद तो गया था, लेकिन अगर हम दुनिया से आगे जाने की बात सोचते हैं तो हमें नुकसान ही उठाना पड़ता है। हमें ऐसे आविष्कार करना चाहिए जिससे प्रकृति को कोई नुकसान ना हो और किसी को मुसीबत का सामना ना करना पड़े। धन्यवाद।